फ्रेंड्स, वेलकम टू आर व्यू प्रेप गुरु। चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला न्यूज़ गवर्नर से रिलेटेड है, जो कि काफ़ी हॉट टॉपिक बना हुआ है। ममता बनर्जी ने कुछ समय पहले ही कहा था कि उन्होंने 3 बार पीएम से रिक्वेस्ट किया है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को हटा दिया जाए। आज लेफ्ट और कांग्रेस ने भी कहा कि वेस्ट बंगाल गवर्नर को हटा देना चाहिए। चलिए लक्ष्मीकांत में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो दिए हुए हैं उसको डिस्कस करते हैं। वेस्ट बंगाल गवर्नर से रिलेटेड गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो आर्टिकल 155 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होता है। इसमें 2 क्वालिफिकेशन दिए गए हैं। पहला कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, और दूसरा उसका एज 35 होना चाहिए। नॉट 18, नॉट 25, 35। 18 के एज पे हम मैच्योर होते हैं, वोटिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। 25 के एज पे हम इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल होते हैं, और 35 के एज पे हम गवर्नर या प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। हाल ही के समय में कुछ सालों में कुछ कन्वेंशन बिल्डअप किए गए हैं। अपोजिशन पार्टी और जो गवर्नमेंट है उन्होंने मिल करके ये बनाया है। इसका कोई लीगल बैकिंग नहीं है। पहला कि जो गवर्नर हो वो आउटसाइडर होना चाहिए, और दूसरा कि गवर्नर सीएम के कंसल्टेशन से बनना चाहिए। बट अक्सर ये प्रोविज़न वायलेट किए जाते हैं, खासकर सेकंड प्रोविज़न जिसमें कि यह लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर के कंसल्टेशन से होना चाहिए। टर्म्स ऑफ ऑफिस की बात करें जो कि इस आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 156 टर्म ऑफ ऑफिस से रिलेटेड है। 5 साल का टर्म होता है, बट कंडीशन है कि प्रेसिडेंट की मर्ज़ी से, सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट में इस पर काफ़ी केसेस भी हुए हैं, और जो फाइनल जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का वो यह कि प्रेसिडेंट के प्लेजर को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मतलब कोर्ट में उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकता, उस पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। प्रेसिडेंट की जब मर्जी हो तब वो उसे हटा सकता है, गवर्नर को हटा सकता है। दूसरा ये है कि गवर्नर चाहे तो रिज़ाइन दे सकता है प्रेसिडेंट को एड्रेस करके, यानी कि रिजिग्नेशन वो प्रेसिडेंट को ही देगा। सरकार या कमीशन ने काफ़ी पहले रिकमेंडेशन दी थी अपॉइंटमेंट को लेकर के। उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन इस प्रकार हैं कि गवर्नर एक इमिनेंट पर्सनालिटी होनी चाहिए, मीन्स ही कैन बी स्कॉलर और हैविंग अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, राइट। किसी फील्ड में एक तरह से महारथी कह सकते हैं होना चाहिए। डिटैच्ड फिगर, इसका मतलब है कि किसी भी पॉलिटिकल लिंकेज नहीं होना चाहिए, खासकर जो पार्टी पावर में है उससे तो बिल्कुल नहीं। और गवर्नर सीएम के, उस स्टेट के सीएम के कंसल्टेशन से बनना चाहिए। यदि गवर्नर के सीएम के कंसल्टेशन से गवर्नर बनेगा तो चांसेस काफ़ी कम हो जाता है कि इस तरीके का इशू जो आज वेस्ट बंगाल में क्रॉप अप हुआ है वो होता। यदि ममता बनर्जी की मर्जी से गवर्नर बना होता तो शायद ऐसा इशू नहीं आया होता। बिकॉज गवर्नर सही हो गलत हो, कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट पर भी आ जाती है उस समय में, क्योंकि उन्होंने भी तो हाँ भरा था उसके अपॉइंटमेंट के समय में। नेक्स्ट न्यूज़ कोरोना अपडेट को लेकर के है। वैक्सीनेशन चल रहा है, मैंने वैक्सीनेशन ले लिया है फर्स्ट डोज, आप लोग भी वैक्सीनेशन ले लीजिए। अभी तक जो वैक्सीनेशन हुआ है 45+ को एटलीस्ट सिंगल डोज तो लगभग आधी आबादी को मिल गया है, 45% को मिल गया सिंगल डोज, डबल डोज नहीं। यदि डबल डोज की बात करें तो पूरी आबादी को मुश्किल से 3.6% ही मिला है, यानी फुल्ली वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन इज़ जस्ट 3.6%। हम लोग कई बार न्यूज़ में सुनते हैं कि वैक्सीन 12% या 13% के आसपास हो चुका है, तो वह सिंगल डोज की बात करता है, डबल डोज की नहीं। ग्लोबल परफॉर्मेंस इंडिया का देखें, फोकस करें तो काफ़ी ख़राब है। हाँ, इजराइल काफ़ी पहले उसने आधी से अधिक आबादी को वैक्सीनेशन कर दिया है, 1-2 महीने पहले ही। यूके में भी हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहा है, यूके भी हर्ड इम्यूनिटी के तरफ बढ़ रहा है। एटलीस्ट कहा जाता है 50 to 70% होना चाहिए हर्ड इम्यूनिटी के लिए, 40 to 70%। इंडिया इज स्टिल 3.6%। एंड सेकंड थिंग, वैक्सीनेशन डजेंट इंश्योर दैट यू विल नॉट गेट कोविड। मेरे फ्रेंड को भी कोविड हुआ है इवन आफ्टर गेटिंग सेकंड डोज, बट इट इंश्योर्स दैट यू डू नॉट डाई, राइट, दैट्स इम्पोर्टेंट। कोविड डेथ रिकॉर्ड की भी बात कर लेते हैं।
अभी अभी कुछ समय पहले हमने सुना था कि बिहार में रिकाउंटिंग हुई तो पता लगा जो सेकेंड वेव आया है उसमें जो डेथ बताए गए थे उससे 73% ज़्यादा डेथ हुई हैं। अभी कर्नाटक के बारे में सुनने को मिल रहा है कि वहाँ पर 6 टाइम्स अधिक डेथ हुई हैं जितना ऑफिशियली दिखाया गया था। एक और रिलेटेड न्यूज़ जो आज ही के न्यूज़पेपर में थी वह यह थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोरोना के समय में 45 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, 45 टाइम्स। इंडिया, नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडिया ने यूएन में म्यांमार रिजोल्यूशन को लेकर के वोटिंग नहीं की, उसने वोटिंग करने से मना कर दिया। जो रिजोल्यूशन था वो यह था कि मिलिट्री ने चूँकि वहाँ पे टेक ओवर कर लिया है तो आर्म्स एम्बार्गो कर देना चाहिए म्यांमार में। इंडिया ने आखिर ऐसा मूव क्यों लिया, कदम क्यों उठाया? इंडिया का कहना था कि यह एक्शन उसके व्यू को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। उसका कहना है कि म्यांमार में ऑलरेडी डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो रही है और इस तरीके का एम्बार्गो उसके सिक्योरिटी पर खराब असर डालेगा, कहीं ना कहीं वह उसके डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर उल्टा असर करेगा। स्ट्रेटजिक और सिक्योरिटी की बात करें तो म्यांमार मिलिट्री के साथ उसका काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा है। नॉर्थ ईस्ट में सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं, इस पाकिस्तान में जो सर्जिकल स्ट्राइक किए गए थे उससे पहले वो भी मिलिट्री के सपोर्ट से, म्यांमार मिलिट्री के सपोर्ट से। कई बार इंसर्जेंसी के अगेंस्ट जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस भी होते हैं नॉर्थ ईस्ट में। सो मिलिट्री का सपोर्ट, म्यांमार मिलिट्री का सपोर्ट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता है। ये भी चाहता था इंडिया कि चाइना इसका बेनिफिट ना उठा ले। यदि वो मिलिट्री के अगेंस्ट चला जाता है तो म्यांमार मिलिट्री कहीं ना कहीं चाइना की तरफ इंक्लाइंड हो सकती थी। ऑलरेडी चाइना वहाँ पे बहुत सारी BRI प्रोजेक्ट्स कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, राइट। इफ़ यू डोंट नो अबाउट इट देन प्लीज़ गूगल इट एंड नो अबाउट BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और वन बेल्ट वन रोड, इसका ये भी नाम है, दोनों नाम से ये जाना जाता है। म्यांमार इंडिया के लिए गेटवे टू द ईस्ट है। आसियान के साथ रिलेशन इससे बहुत अच्छे करने, स्पेशली अगर आसियान की बात करें तो म्यांमार का सपोर्ट यदि मिल जाए तो काम काफ़ी आसान हो जाए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी काफ़ी है। इंडिया ने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है म्यांमार में, जैसे कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, एंड अभी जो एक प्लान चल रहा है कि वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा सिद्धवे डीप वाटर पोर्ट में। इंडिया ने वोटिंग नहीं की, इसको लेकर के कुछ निगेटिव बातें भी की जा रही हैं कि कहीं ना कहीं म्यांमार के मिलिट्री रूल को प्रमोट कर रहा है इंडिया, जबकि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया का ये डिसीजन कहीं ना कहीं से कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के साइड रख देता है, जैसे कि रशिया एंड चाइना। इंडिया ने भले वोट नहीं किया लेकिन चुपचाप रहना भी कहीं ना कहीं ना ही कहा जाता है। रशिया और चाइना ने ना कहा है, राइट। किसी भी डिसीजन लेने का 2 तरीका होता है, या तो आप 3 तरीका होता है, या तो आप यस कहें, या तो आप नो कहें, या फिर आप चुपचाप रहें, साइलेंट रहें। तो वॉकआउट कर देना या फिर वोटिंग के समय में प्रेजेंट ना रहना कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि आप यस के साइड नहीं हैं, तो आप किसके साइड हैं, राइट। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ MABS, यूके में क्लिनिकल ट्रायल्स हुए जिसमें कि यह पाया गया कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है काफ़ी हेल्पफुल है कोरोना के अगेंस्ट। इसमें एक TREG-CoV-2 का इस्तेमाल किया गया, इस एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया गया था एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट के ट्रीटमेंट में, और उसके बाद उसमें काफ़ी जल्दी रिकवर किया। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है, जिसका पर्पस होता है कि बॉडी की जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसको बढ़ाया जाए। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज से डिफरेंट है, दोनों में ही क्लोनिंग की जाती है, बट मोनोक्लोनल में सिर्फ एक सेल की ही क्लोनिंग की जाती है, और पॉलीक्लोनल में कई सारे सेल्स की क्लोनिंग की जाती है। While monoclonal antibodies are made using identical immune cells,
पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज आर मेड यूजिंग सेवरल डिफरेंट इम्यून सेल्स, ठीक है। और एफिनिटी भी अगर देखा जाए, यानी कि ये अगर एंटीजन है तो मोनोक्लोनल सिर्फ एक ही साइड से इकट्ठा होता है, और ये पॉलीक्लोन है कई साइड से इकट्ठा होता है, राइट। दिस इज द डिफरेंस। कुछ डिफरेंस और भी हैं। पॉलीक्लोन सस्ता है और ये एक्सपेंसिव है, बट फिर भी ये मार्केट थोड़ा पकड़ रहा है आज के समय में। इसका एप्लीकेशन डिजीज़ को पकड़ने में भी होता है और ट्रीटमेंट में भी होता है, खास करके टर्मिनल इलनेस में, जैसे कि HIV हुआ, इबोला हुआ, कैंसर में भी यह काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी इफेक्टिव है। नेक्स्ट न्यूज़ है STBT कॉटन को लेकर के। अभी न्यूज़ में यह आया कि इलीगल सेल ऑफ STBT कॉटन हैज़ बीन इंक्रीज्ड ट्वाइस, दुगुना हो गया है। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि STBT कॉटन जो है वह इलीगल है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि GM क्रॉप्स इंडिया में कम्प्लीटली इलीगल है। एकमात्र GM क्रॉप्स जो इंडिया में अलाउड है दैट इज़ BT कॉटन, ठीक है। STBT कॉटन के बारे में जान लेते हैं। यह एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है लाइक BT कॉटन। इसमें एक जीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है CP4 EPSPS, राइट। इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है एक सॉइल बैक्टीरियम से जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम। एग्रीकल्चर से आया है, यानी ये गुड बैक्टीरिया है जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसियंस। इससे हमें बेनिफिट ये मिलता है कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। HT का H जो है हर्बिसाइड के लिए। जेनेटिक मॉडिफिकेशन के प्रोसेस को भी जान लेना ज़रूरी है, यह भी एग्ज़ाम में आ सकता है। इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं, जेनेटिक मैनिपुलेशन भी बोल सकते हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन में क्या किया जाता है, जो डिज़ायर्ड जीन है, मान लो ये DNA है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज DNA, और इसमें से यह हिस्सा चाहिए। अगर यह हिस्सा प्लांट में डाल दें तो एक क्वालिटी बिल्डअप होगी जो कि इसे हर्बिसाइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंट बना सकता है। तो क्या किया जाता है, इसे निकाल लिया गया, निकाल करके इसकी आबादी को बढ़ाई गई, यानी ऐसा कई सारा बनाया गया। इसको लैब में कल्चर किया जाता है। एक जीन निकाले, ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2 में फिर इसको लैब में कल्चर करके कई सारे जीन इसके बना दिए। उसके बाद इसे इंजेक्ट कर दिया जाता है किस प्लांट सेल में, और फिर वह अपना डिज़ायर्ड ट्रेट्स या करेक्टर ले लेता है। एक नया ट्रेट, एक नया करेक्टर वो प्लांट ले लेता है। ये प्लांट का एक मैंने एग्जांपल लिया है, एनिमल में भी पॉसिबल है, डिज़ाइनर बेबी ह्यूमंस में भी पॉसिबल है। डिज़ाइनर बेबी का केस आया था चाइना में, उससे पहले इंग्लैंड में। STBT कॉटन आज के समय में इतना पॉपुलर क्यों है, वो भी तब जब ये इलीगल है। फार्मर्स का ऐसा मानना है कि STBT वैरायटी का यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा हर्बिसाइड का जो खर्चा है वह बच जाता है, और ओवरऑल हमें जो कॉस्ट है वह कम लगता है, डिविडिंग कॉस्ट ख़त्म हो जाता है। बट STBT कॉटन के साथ एक इशू है, वेरी ऑब्वियस। फर्स्ट, इट्स इलीगल। इन्वायरमेंट एक्ट के तहत इसमें फाइन भी है और जेल भी है। सीड एक्ट और कॉटन एक्ट के तहत भी एक्शन लिया जा सकता है। इकोनॉमिकली सरकार के लिए बहुत नुकसान है क्योंकि इसका कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा है, ब्लैक मार्केटिंग होती है इसकी। इंडस्ट्रीज़ को नुकसान है क्योंकि BT कॉटन लोग पहले लेते थे, अब BT कॉटन की बिक्री कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, सब्सटेंशियली लो हो गई है। इन लोगों ने इसके लिए कंप्लेन भी किया है सरकार से। STBT कॉटन सीड की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यदि फार्मर्स को ख़राब सीड मिल गया तो वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अगर वो कोर्ट कचहरी करते हैं तो वो उन पर खुद ही केस दायर हो जाएगा कि आपने इलीगल सीड का इस्तेमाल कैसे किया। कंपनी अगर भाग गई ख़राब सीड दे करके, या कंपनी को यह पता नहीं है, तो ये फार्मर्स कुछ नहीं कर सकते। यदि इसका इस्तेमाल इसी तरीके से बढ़ता रहा और इसको लीगलाइज नहीं किया जाता है तो ये टेक्सटाइल सेक्टर पे ख़राब असर डाल सकता है, फीड स्टॉक पे ख़राब असर डाल सकता है, क्योंकि कॉटन सीड्स जो है वो काफ़ी न्यूट्रिशियस माने जाते हैं, हम लोगों के लिए नहीं, कैटल्स के लिए। पर इसी के साथ हेल्थ कंसर्न भी हो जाता है कि STBT कॉटन क्या कैटल्स के लिए सही है। ऑलरेडी सवाल उठ रहे हैं कि BT कॉटन कैटल्स के लिए सही नहीं है। इन्वायरमेंटली ऑलरेडी कहा जा रहा है BT कॉटन नुकसान कर रहा है। STBT कॉटन कितना नुकसान करेगा हमें नहीं पता, हो सकता है बहुत ज़्यादा नुकसान करे।
एक्चुअल में क्या होता है, हमने यहाँ पे मैनुअली देखा कि किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। यह नेचुरली भी ट्रांसफ़र हो सकता है, नेचुरली यह अपने किसी क्लोज वाइल्ड रिलेटिव में चला गया या फिर कन्वेंशनल क्रॉप्स में ही चला गया, तो किस तरीके का वैरायटी बिल्टअप होगा, वी डोंट नो। नेक्स्ट न्यूज़ है हबल टेलीस्कोप के बारे में। कुछ दिनों पहले ही हबल टेलीस्कोप का जो पेलोड कंप्यूटर है वो डाउन हो गया। ये कंप्यूटर के जरिए ही कंट्रोल किया जाता था। इसके बाद से हबल टेलीस्कोप काम ही नहीं कर रहा है। कोशिश जारी है इसको फिर से अवेक करने की। वैसे भी काफ़ी समय से ये चल रहा था कि हबल टेलीस्कोप को रिप्लेस किया जाना चाहिए, काफ़ी पुराना भी हो चुका है। 1990 में ही ये बना था, लॉन्च किया गया था। हबल टेलीस्कोप अभी तक एकमात्र ऐसा टेलीस्कोप है जो एस्ट्रोनॉट को स्पेस से मदद कर रहा है। स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप इज द ओनली स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप दैट इज हेल्पिंग एस्ट्रोनॉट। इसने बहुत सारे अचीवमेंट पाए हैं। बहुत सारे मून्स ढूंढना, स्पेशली प्लूटो के अराउंड मून्स ढूंढना मुश्किल था। सबसे लास्ट प्लैनेट था उस समय में, अब तो ड्वार्फ प्लैनेट हो गया है। तो इस ड्वार्फ प्लैनेट के भी मून्स हैं। इसने एविडेंस दिया कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है। इसने बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ ढूंढे, गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स। इसने शायद 5 to 6 गैलेक्सीज एक साथ मर्ज हो रहे थे, इसको भी इसने डिटेक्ट किया था। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया ग्रीन समिट करने जा रहा है ब्रिक्स नेशंस के अंदर। ग्रीन हाइड्रोजन समिट करने जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में जान लेते हैं। इसमें जो ग्रीन शब्द आया है इसके रिन्यूएबल कैरेक्टर की वजह से आया है। जहाँ कहीं भी ग्रीन लगा देते हैं, सिंपल मतलब होता है आज के समय में इट विल हैव नो और वेरी लो कार्बन फुटप्रिंट, राइट। तो इसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम होता है ग्रीन हाइड्रोजन का, बट स्टिल इट्स नॉट बीन यूज्ड इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। अभी इस पर एक्सपेरिमेंट्स ही किए जा रहे हैं, बट यदि इसका डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन हो गया, इंडस्ट्रियल यूज़ होने लगा, तो यह पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को फुलफ़िल करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके तहत ये था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज़ को रोक देना है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होने देना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने INDC टारगेट भी बनाए थे, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ये लाइव फीडर कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो एनर्जी का प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो काफ़ी फ्लक्चुएट करता है। सोलर एनर्जी के केस में यदि हम देखें तो धूप है तो बिजली बहुत अच्छी बनेगी, धूप कम है तो वो कम बनेगी, नहीं है रात का समय है तो बिल्कुल नहीं बनेगी। तो कभी कम बन रही है, कभी ज़्यादा बन रही है। तो ऐसे में कहा जा रहा था कि अगर कोई स्टोरेज सिस्टम मिल जाए तो एनर्जी को पहले हम वहाँ स्टोर कर देंगे, राइट, और ये फिक्स सप्लाई देगा मेन फीडर में। इससे क्या होगा कि फ्लक्चुएशन बंद हो जाएगा। एटलीस्ट यदि पावर इसमें स्टोर नहीं है तो ज़ीरो हो जाएगा, बट फ्लक्चुएशन तो नहीं रहेगा। तो यह एक तरह का एनर्जी स्टोरेज का भी काम करेगा। यदि इसको इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो इसमें से एनर्जी निकलेगी हाइड्रोजन के रूप में, नहीं करेंगे तो हाइड्रोजन स्टोर रहेगा पानी के रूप में या दूसरे फॉर्म में। पर इसके साथ कंसर्न भी है कि इससे पानी का रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। कल केस में हमने पढ़ा भी था कि पानी का जो स्कार्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। सिटीज़ में ग्राउंड वाटर कम होते जा रहे हैं, तो इससे वाटर साइकिल ऑलरेडी जो इम्बैलेंस है वो और इम्बैलेंस हो जाएगा। इससे लाइफ जो है धरती पर और खतरे में पड़ सकती है। तो इस चीज़ का भी तो भी एड्रेस करना होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है बायोटेक किसान प्रोग्राम को लेकर के। यह प्रोग्राम फार्मर्स के द्वारा चलाया जाता है, फार्मर के लिए चलाया जाता है और फार्मर्स के साथ मिल करके ही इसे बनाया गया है। ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है। बायोटेक एंड बायोटेक वेरी इजी, और ये टेक्नोलॉजी तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एंड इसके अंदर है बायोटेक किसान प्रोग्राम। ये हब एंड स्कोप मॉडल पे बेस्ड है, यानी कि इसके अंदर बायोटेक किसान प्रोग्राम के अंदर कई सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। ये टारगेट किया जाता है कि फार्मर्स के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, इनोवेशन बढ़े, यानी कि वो सिर्फ खेती ही ना करें बल्कि क्रॉप्स में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, क्रॉप्स को अंदर वैल्यू एडिशन करके
उस पर बेहतर वैल्यू प्राप्त कर सके, वैल्यू एडिशन करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप आ गया। अब जान लेते हैं हब एंड स्पोक मॉडल है क्या। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो हब एंड स्पोक मॉडल है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, यानी इसके अंदर जो बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं बायोटेक किसान के अंदर, वो टेक्निकल है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर यूपीएससी। सो वी कैन अंडरस्टैंड विद दिस एग्जाम्पल। यूपीएससी में जो हम आंसर राइटिंग करते हैं उसमें इम्पॉर्टेंट है हम कितने पॉइंट्स लिखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट यूपीएससी जो खोजती है वो यह खोजती है कि डायमेंशन कितने अधिक हैं, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, और ये सारे डायमेंशंस होने चाहिए। 4-5 डायमेंशन उसमें से हो गए तो वो आइडियल आंसर बना देता है, सारे के सारे डायमेंशन नहीं, 4-5 डायमेंशन। तो यूपीएससी आंसर जो ये है ये हब हुआ, राइट, सेंटर में जो है ये हब हुआ और ये इसके स्पोक्स हुए, एंड दिस विल मेक आवर हब एंड स्पोक मॉडल। आगे बढ़ते हैं। अजीत मिश्रा एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसका मेन काम ये होगा कि मिनिमम वेज कितना होना चाहिए और नेशनल फ्लोर वेज कितना होना चाहिए, इसका फिक्सेशन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, यह बताएं। अजीत मिश्रा जी इज़ अ गुड इकोनॉमिस्ट। अब आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड न्यूज़ एक थी, लीडर ऑफ अपोजिशन ने ये कहा है कि प्राइवेट सेक्टर में सरकार जो फोर्स कर रही है कि मिनिमम वेज इम्प्लीमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट को इसका कोई हक नहीं बनता है। पहले अपने यहाँ जो है मिनिमम वेज एक्ट को अप्लाई करें, फिर प्राइवेट सेक्टर को बोले। आंगनवाड़ी पिछले कई साल से आंदोलन कर रही हैं इस चीज़ को लेकर के कि उनका जो पेमेंट है वो बहुत कम है, स्टेट वाइज वेरी करता है, 3000 से 9000 के बीच में जनरली। कुछ स्टेट्स में मिनिमम वेज एक्ट को फॉलो किया भी जाता है आंगनवाड़ी के लिए, पर ज़्यादातर स्टेट्स में नहीं किया जाता है। बिहार जैसे स्टेट्स में पिछले साल न्यूज़ में था कि कुछ आंगनवाड़ी वर्कर्स जो दिल्ली में आंदोलन कर रही हैं वो 1500-2000 महीने पे काम कर रही हैं, ठीक है। पर आंगनवाड़ी वर्कर्स के बीच करप्शन भी काफ़ी ज़्यादा है, अगर कोई ईमानदारी से काम करे इसमें तो ये तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। 21 मई को इंटरनेशनल योगा डे भी था। इसी दिन समर सॉलिस्टिस भी होता है, जिस दिन समर सॉलिस्टिस के बारे में जान लीजिए कि ये हर साल होता है, सो इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। इस दिन ये भी इंटरनेशनल योगा डे भी हर साल होता है, इसलिए लोगो और उसकी मीनिंग्स के मैंने सिर्फ पिक्चर्स दे दिए हैं, आप इन्हें देख लीजिए, इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। बट इस दिन जो सरकार ने पीएम ने लॉन्च किया योगा ऐप, मोबाइल योगा ऐप, यानी कि योगा अब हम लोग कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। वैसे तो यूट्यूब का इस्तेमाल करके हम लोग योगा वगैरह बहुत सारी चीज़ें सीखते ही हैं। अब सरकार ने एक डेडिकेटेड ऐप लॉन्च कर दिया है ताकि एक ऑथेंटिक तरीके से हम लोग सीख सकें, एक ऑथेंटिसिटी रहे, जिसमें वीडियोज़ रहेंगे, ऑडियोज़ रहेंगे प्रैक्टिस सेशंस के, और हम घर बैठे उसे सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। IIT मद्रास ने एक सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम बनाया है। इसकी सबसे रहस्यमयी बात यह है कि ये रिवर्स ऑस्मोसिस पे बेस्ड नहीं है, ये फॉरवर्ड ऑस्मोसिस पे बेस्ड है, और इसमें सोलर थर्मल का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि कार्बन फुटप्रिंट भी इसमें कम है और फॉरवर्ड ऑस्मोसिस का इस्तेमाल किया गया है। और इसका सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन तमिलनाडु के एक सूखे ग्रस्त विलेज में किया गया। फॉरवर्ड ऑस्मोसिस को हम लोग जान लेते हैं। फॉरवर्ड ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस दोनों के केस में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। यह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का जब इस्तेमाल करते हैं तो जो वाटर है और जो डिज़ोल्व सॉल्यूट है वो सेपरेट हो जाता है। फॉरवर्ड ऑस्मोसिस के केस में नेचुरली यह होता है, धीरे धीरे वक्त लगता है। रिवर्स ऑस्मोसिस के केस में तेज़ी से होता है, पर इसमें एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। यही कारण है कि हमारे जो आरओ में जो हमारा आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, उसमें बिजली की ज़रूरत पड़ती है। यदि बिजली की ज़रूरत ना पड़े तो हम लोग फॉरवर्ड ऑस्मोसिस से कर सकते हैं, बट ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो कि अब IIT मद्रास ने बिल्डअप की है। ऐसी टेक्नोलॉजी मतलब थी, बट इसको एक बेहतर तरीके से बनाया है इन्होंने। नेक्स्ट अब कुछ न्यूज़ हैं, छोटे छोटे न्यूज़ है प्रीलिम्स को टारगेट में रखते हुए, जैसे निष्ठा स्कीम है, ये MHRD के द्वारा किया जाता था, अब इसका नाम चेंज हो के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है, राइट। इसने लॉन्च किया था। इसका मेन पर्पस यह था कि टीचर्स हैं और जो हेड्स होते हैं, स्कूल हेड्स जैसे कि प्रिंसिपल हुए, उनके
उनको ट्रेन किया जाए, कैसे पढ़ाना है उन्हें यह सिखाया जाए, और किस तरीके के टूल्स को इस्तेमाल करना है, लेटेस्ट टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है, ताकि जो एलिमेंट्री नॉलेज है बच्चों का पढ़ें। एसर्ट हर साल एजुकेशन रिपोर्ट लेकर आती है, जिसमें हर साल यही होता है कि 5 क्लास के बच्चे 2nd क्लास के बच्चे का मैथ्स नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, 8 क्लास का बच्चा 5 क्लास का नहीं कर पा रहा है। तो बच्चों का जो समझ का लेवल है वो काफ़ी ख़राब है। कोरोना के समय में और ज़्यादा डिटोरिएट हो चुका है। अभी रिपोर्ट्स बनेंगी बाद में तो ये चीज़ सामने भी आएगा। खैर, निष्ठा न्यूज़ में इसलिए था कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने और एनसीईआरटी ने मिल करके निष्ठा प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने का फैसला किया है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में। ये स्कूल्स जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स के अंदर ट्राइबल इलाके में चलाए जाते हैं, जहाँ एसटी की पॉपुलेशन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड सेंड इट टू योर फ्रेंड्स। और इसका डाउनलोड लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।